हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस क्लास। आज की क्लास में हम कंपनी लॉ को स्टडी करेंगे। कंपनी लॉ पिछली क्लास में हम कंपनी क्या होती है, कंपनी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, क्यों कंपनी की जरूरत महसूस हुई और कंपनी की सबसे पहले स्टार्टिंग किस कंट्री में हुई, इंडिया में कंपनी कब स्टार्ट की गई, ये सब हमने स्टडी किया था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस संस्था को कंपनी कहा जा सकता है, मीन्स कंपनी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होती है। समामेलित संस्था होती है। बिना समामेलन के कोई भी संस्था कंपनी नहीं बन सकती है। यहाँ पर अगर कोई एसोसिएशन रिलेटेड है बैंक से, तो वहां पर अगर नंबर ऑफ मेंबर्स जो है 10 से ज्यादा हो जाते हैं तो उस एसोसिएशन को जरूरी मस्ट हो जाता है अपना इनकॉर्पोरेशन करवाना कंपनी बनने के लिए। और अगर कोई अदर एसोसिएशन है और उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो 20 से ज्यादा हो गए हैं तो वो कंपनी बनने के लिए उसे अपना इनकॉर्पोरेशन करवाना पड़ेगा। इनकॉर्पोरेशन कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना इनकॉर्पोरेशन के कोई भी एसोसिएशन कंपनी नहीं बन सकती है। वो एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह है जो है एग्रीमेंट्स वगैरह नहीं कर पाएगी। इसलिए एसोसिएशन का कंपनी बनने के लिए इनकॉर्पोरेटेड होना बहुत ही आवश्यक है। अगली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। इसका नेचुरल बर्थ नहीं होता, लेकिन इसको इनकॉर्पोरेटेड करवाने के बाद ये एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करना स्टार्ट कर देती है। ये क्रय कर सकती है, विक्रय कर सकती है, कोई भी बिजनेस डील कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, अपने नाम से किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन ये कर सकती है। यहाँ पर आर्टिफिशियल कृत्रिम व्यक्ति से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसका जन्म किसी कानून के तहत हुआ है। तो यहाँ पर कंपनी का जो जन्म है वो कानून से होता है और कानून से ही उसका अंत होता है। ये नेचुरली जो है बर्थ नहीं होती है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन जो है बन करके ये हर तरह के अनुबंध, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर सकती है, लेकिन आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी से यहाँ पर मतलब एक ऐसी एंटिटी से है जो अपना अलग अस्तित्व रखती है। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो यहाँ उसके पीछे जो भी उसके कार्यवाहक सदस्य हैं, मैनेजमेंट है, वो कंपनी के बिहाफ पे काम करती है। लेकिन यहाँ पर वो सदस्य जो है मेंबर हैं, उनका एग्जिस्टेंस अलग है और कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग है। सो स्टूडेंट्स, कंपनी जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, अपना अलग अस्तित्व रखती है। अगर कंपनी ने अपने नाम से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और जो थर्ड पार्टी है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसको कोई लॉस हो रहा है, तो उसके पीछे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल ना होकर के वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी जिसने उस एग्रीमेंट को साइन किया है। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस जो है केस है सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी। यहाँ सालोमन एक पर्सन था जिसका जूतों का व्यापार था। उसने एक कंपनी स्टार्ट की। उस कंपनी में वो खुद सालोमन
उसकी पत्नी, उसकी पुत्री और उसके 4 पुत्र, 4 सन जो हैं उस कंपनी में शामिल हो गए और उन सभी ने सॉलोमन एंड कंपनी जो है वो स्टार्ट की। उन्होंने अपने जूतों के व्यापार को सॉलोमन एंड कंपनी को बेच दिया। सॉलोमन एंड कंपनी को अपना जूतों का व्यापार उन्होंने 30,000 पौंड में जो है सेल किया। इसके बदले में सॉलोमन को 20,000 पौंड के शेयर्स मिले कंपनी से और 10,000 के सिक्योर्ड डिवेंचर्स उसे प्राप्त हुए। अब कंपनी बहुत समय तक नहीं चल पाई। कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आने के कारण कंपनी जो है वो डिसॉल्व हुई, समापन हुआ कंपनी का। जब कंपनी का समापन हुआ उस समय कंपनी की जो एसेट्स थी वो 6,000 पौंड थी एसेट्स, और कंपनी की जो लायबिलिटीज थी 10,000 तो डिवेंचर थे, सिक्योर डिवेंचर सॉलोमन के, और 7,000 पौंड के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे। अब यहां पर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने ये क्लेम किया कि उन्हें जो है, यहां पर देखिए एसेट्स है 6,000 पौंड और जो लायबिलिटी है वो 17,000 पौंड है। इट मीन्स कंपनी अपना कंप्लीटली डेट जो है वो नहीं चुका पा रही है। यहाँ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने क्लेम किया कि उन्हें पहले पैसा वापस किया जाए, क्योंकि सॉलोमन और सॉलोमन एंड कंपनी एक ही पर्सन है। लेकिन जो इस केस में वर्डिक्ट आया वो ये आया कि यहाँ पर सॉलोमन का जो डिवेंचर है वो सिक्योर्ड डिवेंचर है और सिक्योर्ड क्रेडिटर है। यहाँ पर सॉलोमन एंड कंपनी अलग है, अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है, और सॉलोमन अलग पर्सन है। तो यहाँ पहले जो है सॉलोमन के 10,000 पौंड डिवेंचर को वापस किया जाएगा, क्योंकि जब भी डिसोल्यूशन होता है तो सिक्योर्ड क्रेडिटर को अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से पहले पैसा वापस किया जाता है। तो ये इस वर्डिक्ट से ये जो है कैरेक्टरिस्टिक अराइज हुई कंपनी की कि कंपनी का अपना अलग अस्तित्व होता है। यहाँ जो इसके कार्यवाहक सदस्य हैं वो अलग हैं और कंपनी बिल्कुल अलग है। हालांकि यहाँ पे कंपनी को स्थापित सॉलोमन ने ही किया था, बट यहाँ पर सॉलोमन अलग पर्सन है इन द साइट ऑफ लॉ, और सॉलोमन एंड कंपनी अलग पर्सन है। अब अगली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी का जो है जीवन काल वो कंटिन्यू रहता है। उसके मैनेजर्स के आने या जाने से, उसके डायरेक्टर्स के आने जाने से, शेयर होल्डर के दिवालिया होने से, डेथ होने से, या किसी भी मेंबर के आने या जाने से, इनकमिंग या आउटगोइंग, या डेथ होने से या इंसॉल्वेंट होने से कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जो है कंटिन्यूटी में वैसे ही रन होती रहती है जैसे पहले रन हो रही है। मतलब पार्टनरशिप फर्म की तरह अगर कोई मेंबर डेथ हो जाती है तो कंपनी का डिसोल्यूशन नहीं होता है, कंपनी पे कोई असर नहीं होता है, चाहे उसके मेंबर इनकमिंग करे, आए, आउटगोइंग हो जाए, डेथ हो या इंसॉल्वेंसी हो जाए, किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी पे। इसके बाद जो कंपनी की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है कॉमन सील।
अब यहाँ हमने बात की कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो ये हस्ताक्षर तो कर नहीं सकती क्योंकि तो लाइफलेस है, लेकिन कंपनी के हस्ताक्षर के लिए एक कॉमन सील बनाई जाती है जो कंपनी के हस्ताक्षर का ही काम करती है। कंपनी एक्ट 2015 अमेंडेड जो हुआ है, कंपनी एक्ट 2015 से पहले कॉमन सील का होना कंपनी के पास बहुत ही मैंडेटरी था, जरूरी था। लेकिन आफ्टर कंपनी एक्ट 2015 आने के बाद जरूरी नहीं कि कोई कंपनी अपनी कॉमन सील रखे। कॉमन सील का मतलब एक हस्ताक्षर से है, एक मोहर से है जो कंपनी के हस्ताक्षर का काम करती है। अगर किसी डॉक्यूमेंट पे कंपनी का कॉमन सील लगा हुआ है, इट मीन्स इट हैज साइंड, वो सिग्नेचर उस पे हो रखे हैं, उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद जिसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट। अब यहाँ पे एज यू नो कंपनी के पास बहुत सारे मेंबर होते हैं, बहुत सारे ओनर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं जो अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं। कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो काफी दूर दूर से होते हैं और उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा होती है, तो सारे के सारे मिलके कंपनी को अगर चलाएंगे तो काफी डिफिकल्टीज आ सकती है। इसलिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्ट कर देते हैं, नियुक्त कर देते हैं। जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अपनी एक मैनेजमेंट बनाएंगे और वही मैनेजमेंट, जिसको बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, सारे कंपनी के काम करेगी। जो भी कंपनी के काम है वो रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि कंपनी के जो शेयर होल्डर है, ओनर हैं, वो दूर दूर से होते हैं, उनका कंपनी में डेली आना पॉसिबल नहीं है और इतने सारे लोगों के द्वारा कंपनी का जो कामकाज है वो चलाना भी इम्पॉसिबल है। तो इसलिए अपने रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त करके उनके थ्रू जो है अपना काम चलाते हैं। तो कंपनी का जो काम है वो रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी की जो लायबिलिटीज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। लिमिटेड का यह मतलब है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ए शेयर होल्डर है और उसने किसी भी कंपनी का एबीसी लिमिटेड ले लेते हैं हम, सपोज एबीसी लिमिटेड कोई कंपनी है, ए शेयर होल्डर ने इस कंपनी में के 100 शेयर खरीद रखे हैं एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। तो यहाँ पर कंपनी केवल उससे 1000 रुपए ही मंगवा सकती है। इससे ज्यादा अगर लॉस आ रहा है कंपनी में तो वो अपने शेयर होल्डर से, और शेयर होल्डर एज यू नो क्या होते हैं, ओनर होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के ओनर होते हैं। तो यहाँ उससे केवल 1000 रुपए की मांग कर सकती है। यहाँ पर ये बात बताने जरूरी है कि कंपनी में जो लायबिलिटी होती है ओनर की वो लिमिटेड होती है। अगर कंपनी में ज्यादा लॉस हो जाए तो उस ज्यादा लॉस को पर्सनल प्रॉपर्टी से पूरा नहीं किया जा सकता इन ओनर से, क्योंकि अगर ए के पास कुछ पर्सनल प्रॉपर्टी है तो उससे इस लॉस को पूरा नहीं किया जाएगा। यहाँ पर कुछ कंपनियां अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली भी होती है, लेकिन ये जो है हमारी कंट्री में नहीं पाई जाती है। अगली जो कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी की वो है नंबर ऑफ मेंबर्स। क्या कंपनी में मेंबर्स की संख्या पे भी रिस्ट्रिक्शन है? तो यहाँ पर इसमें दो तरह की कंपनी होगी, या तो कंपनी कोई पब्लिक कंपनी होगी या कोई प्राइवेट कंपनी होगी।
तो अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम मेंबर 7 होने जरूरी है। 7 मेंबर्स के बिना कंपनी को निर्मित नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर मैक्सिमम नंबर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जितने शेयर इशू करेगी कंपनी उतने ही मेंबर हो सकते हैं। अब यहाँ पे प्राइवेट कंपनी की कंडीशन में मिनिमम मेंबर 2 और मैक्सिमम नंबर 200 हो सकते हैं। 200 जो मेंबर है, इसमें जो कर्मचारी हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे, चाहे वो कर्मचारी प्रेजेंट हो या पास्ट में जो कर्मचारी रह चुके हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनको शामिल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसकी नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं उस कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किया। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है लिमिटेशन ऑफ एक्शन, कि कंपनी जो काम करती है उसका कोई कार्य क्षेत्र भी है क्या, कोई बाउंड्री भी है। तो इसका आंसर है यस। कंपनी एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है जिसे MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। इसमें वो सब लिमिटेशन होती है कि कंपनी कहां कहां तक कार्य कर सकती है। तो कंपनी का अपना एक अलग कार्य क्षेत्र होता है। इस MOA से बाहर कंपनी कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। ये कंपनी को इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल लिमिट जो है वो प्रोवाइड करती है। उसकी बाहरी सीमा, कार्य क्षेत्र की बाहरी सीमा बताती है कि ये यहाँ तक कार्य कर सकती है। इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब बेच सकते हैं किसी दूसरे पर्सन को अगर नहीं रखना चाहते। कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिन पे रिस्ट्रिक्शन होता है, लॉक इन पीरियड होता है। जो स्पेशल शेयर होते हैं ईसॉप के अंडर अगर इश्यू किए हैं तो उनको हम आगे स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो शेयर इश्यू होंगे उनमें ट्रांसफेरेबिलिटी होगी। अगली जो कैरेक्टरिस्टिक है कि कंपनी को अब जैसे जन्म हुआ था कंपनी का, ऐसे ही क्या उसका अंत हो सकता है। तो यहाँ पर है टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। क्या कंपनी के एग्जिस्टेंस को टर्मिनेट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। तो इसका आंसर है यस। कंपनी को जैसे हमने शुरू किया था, उसका बर्थ किया था कानून से, कानून के तहत ही उसको समाप्त भी किया जा सकता है। और इसकी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि कंपनी जो है कंपनी इज नॉट सिटीजन। कंपनी एक पर्सन तो है बट एक सिटीजन नहीं है, नागरिक नहीं है। क्योंकि नागरिक के पास कुछ विशेषाधिकार होते हैं, स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं। जैसे मत का प्रयोग कर सकता है एक नागरिक, जैसे नागरिक के पास मूलभूत अधिकार होते हैं, लेकिन कंपनी इसके पास इस तरह की कोई राइट नहीं होते। इसलिए हम कंपनी को एक सिटीजन नहीं कह सकते। हाँ, ये आर्टिफिशियल पर्सन जरूर है, जो भी काम करेगा एक कृत्रिम व्यक्ति की तरह काम करेगा, बिजनेस डील करेगा, लेकिन जो सिटीजन को राइट मिले हुए होते हैं वो कंपनी के पास नहीं होते। इसलिए हम इसे सिटीजन नहीं कह सकते। तो इस क्लास में हमने कंपनी की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया कि इस एसोसिएशन में क्या क्या जो विशेषताएं होंगी, उस दशा में हम उसे कंपनी कह सकते हैं। इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए